ठीक है सर। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक्स रॉ ऑफिसर और रक्षा मामलों के जानकार एन.के. सूद साहब, हमेशा की तरह। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, आज सबसे बड़ी जो खबर है कल से जो अब तक चल रही है वो चाइना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग किस्म के वीडियो आ रहे हैं। हालांकि चाइना में सोशल मीडिया बैन है, फिर भी कुछ तरीकों से वो अपने वीडियो बाहर भेज देते हैं, तो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अगर मैं दिखा पाऊं तो। ये वीडियो है, इसमें नारे लगा रहे हैं जिनपिंग के खिलाफ लोग। ये जी बहुत मतलब इतना बहुत स्पष्ट अजीब नहीं बात है, है। लेकिन ये बिल्कुल शी जिनपिंग हाय है के नारे लगा रहे हैं, और बहुत बुरा हाल है पूरे कंट्री में। और मैं जो पढ़ रहा था कि 50 से ज्यादा शहर लॉकडाउन झेल रहे हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो घटना हुई है, इसके बाद तो गुस्से का लावा फूट पड़ा है लोगों के कि उर्मुची एक जगह है, एक प्रांत है, जहां पर एक बिल्डिंग में आग लगी। उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सख्त लॉकडाउन की वजह से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो बाहर नहीं आए। जब वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची तो लोग गुस्से पे सड़कों पर आ गए। और पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहां भी हो रहे हैं जहां पर उइगर मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। वो जगह है शिंजियान प्रांत। ये चाइना किस ओर जा रहा है सर? देखिए, चाइना फ्रॉम बैड टू वर्स। जी जिनपिंग का जो पिछले 10 साल का रूल था, इन्होंने बहुत ज्यादा बाहर एक्सपेंडिचर किया, बीआरआई बनाने की बात की, पाकिस्तान के अंदर सीपीसी बनाने की बात की, और इनका बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड को थ्रेट करने का काम चल रहा था, जैसे ताइवान के ऊपर चल रहा है। इनका झगड़ा साउथ कोरिया से भी चल रहा है, इनका झगड़ा जापान से चल रहा है, और इंडिया के बॉर्डर पे भी 2 साल से हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है जी। तो इनका जो एक एटीट्यूड है चाइना का चाइना के प्रेसिडेंट का, उसकी वजह से चाइना के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। इन्होंने कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड बंद कर दी। पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनका चाइना जो है 80% वर्ल्ड का स्टील बनाता है, लेकिन और आता था ऑस्ट्रेलिया से। और जब ऑस्ट्रेलिया ने इनको किसी बात पे चैलेंज किया तो ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने और लेना बंद कर दिया। कोल आ रहा था, वहां से कोल लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से चाइना के लोगों को बड़ी दिक्कत हुई सर्दियों के टाइम। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा स्टील और कोल प्रोड्यूस होता है, तो कुछ इंडिया ने उनसे ले लिया। तो चाइना की जो पॉलिसी थी जी जिनपिंग की, वो ऐसे लग रहा है कि फेल हो रही है। और बेसिकली क्या था कि जब ये इनका तीसरा टेन्योर हुआ, उस टाइम पे इससे पहले एससीओ की मीटिंग में गए थे ये समरकंद में, उज्बेकिस्तान में, और वहां पे कुछ खोए खोए थे। और वापस आने के बाद इनकी लाइफ को भी थ्रेट था, क्योंकि इनके कुछ अपोनेंट थे, ये थर्ड टर्म चाहते थे अपनी प्रेसिडेंसी की। और इनके जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जो 10 साल तक पावर में रहे थे चाइना में, उनको जिस तरीके से मीटिंग से खींच के लेके गए, उससे चाइना के लोगों में बड़ा गुस्सा है। और ये जो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, ये इसीलिए ताकि लोग कहीं पे प्रोटेस्ट ना कर पाए, क्योंकि इनको अभी तक स्टेबिलिटी नहीं लग रही है अपनी गवर्नमेंट की। और इसीलिए इस टाइम पे जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोविड को चाइना ने फैलाया, इससे वहां के लोग बड़े परेशान हैं। घरों में बंद कर दिया जाता है, छोटे छोटे कैबिन में डाल दिया जाता है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता। और बेसिकली वहां पे जो जॉब्स है वो भी खत्म होती जा रही है। बहुत सी जो फॉरेन की कंपनियां वो छोड़ती जा रही है, वहां पे स्ट्राइक्स हो रही है, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनको मार पीट के जरूर हटाया जा रहा है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये चाइना में जो हो रही है, इससे चाइना के अंदर उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसे भी आपने पहले देखा होगा कि इनकी जो इंडस्ट्रीज है काफी फेल हो गई है, काफी इंडस्ट्रीज वहां से छोड़ के जा रही हैं। और इनकी जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, वो जो कंपनियां डील करती हैं, उनके पास पैसा नहीं बचा। तो जो चाइना की आज ये हालत है, वो जी जिनपिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो पावर में चिपके हैं, पावर को छोड़ना नहीं चाहते। और इसीलिए चाइना के अंदर आज जो सिचुएशन है वो इतनी डिस्टर्ब है। जैसे आपने कहा कि चाइना के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 50 से ज्यादा सिटीज वहां पे लॉकडाउन चल रहा है। और चाइना का जो ये हाल है बड़ा डिस्टर्बिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड में, जैसे इंडिया को लगा लीजिए, इंडिया के अंदर आज कोविड-19 की सिचुएशन टोटल कंट्रोल है, बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। लेकिन चाइना के अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन है। चाइनीज गवर्नमेंट की जो वैक्सीन है वो फेल हो गई, तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास इस टाइम बड़ी शॉर्टेज है, लोगों के पास सामान नहीं मिल रहा, लोगों की जॉब चली गई, लोगों को खाने की चीजें नहीं है, वो भी उसकी भी शॉर्टेज है चाइना के अंदर।
और ये सारी चीजें कंबाइन होकर चाइना में प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़े हैवी प्रोटेस्ट चल रहे हैं चाइना के अंदर, और पूरा वर्ल्ड सदमे में है कि चाइना के अंदर ऐसा कैसे हो गया। जी सर, ये एक बात ये कही जाती है, जो लोग चाइना में रहे हैं, मेरे एक दो जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि चाइना के लोग, जो वहां की जनता है वो अच्छी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वही सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया की आज की तारीख में। वो एक साजिश की फैक्ट्री है। तो ये कहा जा रहा है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इतने शहर इन्होंने बंद कर रखे हैं, लोगों को इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में चाइना कोई और ऐसा कोई वायरस फैलाना चाहता है दुनिया में, ताकि वो अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डाल सके, अपने ध्यान डाइवर्ट कर सके लोगों का। वो क्या दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? देखिए, इनके लिए किसी आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्रीज के लिए किसी भी ह्यूमन की वैल्यू नहीं है। इवन आप देखिए कुछ इस्लामिक कंट्रीज में भी ऐसा ही है, फ्रीडम कोई नहीं होती वहां पे भी, और कितने लोग मर जाए कोई बॉदर नहीं करता। तो लेकिन चाइना के अंदर जो आज सिचुएशन है, चाइना इससे बाहर निकलने की नेचुरली बात है कि अगर ये दोबारा कोई वायरस लेके आएंगे, ला भी सकते हैं, लेकिन चाइना इस टाइम पे इस अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए हो सकता है कि कुछ एडवेंचर करे, लोगों का अटेंशन बांटने की कोशिश करे, और हो सकता है अपने नेबरिंग कंट्री में से किसी पे अटैक कर दे, क्योंकि उसके एजेंडा बहुत कुछ है। पहला उनका जो एजेंडा है वो है ताइवान, और हो सकता है दूसरा एजेंडा इनका इंडिया भी हो सकता है। हमारा बॉर्डर पे देखिए 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, 2.5 साल हो गए, हमारे बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। -30 डिग्री पे हमारे सोल्जर्स खड़े हैं और चाइनीज सोल्जर्स भी खड़े हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और इंडियन आर्मी को इस टाइम पे पूरे अलर्ट पे रख दिया गया है कि चाइना की तरफ से हो सकता है मिस एडवेंचर हो, लेकिन ये अनाउंस नहीं किया गया। और इसमें क्योंकि इंडिया को चाइना पाकिस्तान दोनों से इस टाइम पे डर है, क्योंकि दोनों कंट्रीज हमारी नेबर है, दोनों डिस्टेबलाइज हैं, यानी कि इंटरनली स्टेबल नहीं है। अच्छा, अब ये जिस तरह से ये यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में, इतना मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, 1989 यानी 1989 की याद दिलाता है, जहां पर थियानमेन चौक पर हजारों छात्र, वो स्टूडेंट थे, वो वहां डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। दरअसल वो उनका एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, वो डेमोक्रेसी मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ दरअसल क्या है, यहाँ सिर्फ फर्क ये है कि ये एंटी कोविड, मतलब ये कोविड के खिलाफ जो इतना सख्त लॉकडाउन कर रखा है, तो चाइना में जिस तरह से लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि क्या वो 1989 वाला एपिसोड फिर दोहराया जा सकता है? क्योंकि चाइना में तो निरंकुश शासन व्यवस्था है, वो तो क्रूर है। बिल्कुल, देखिए 1989 में जब वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, और वो प्रोटेस्ट चले थे 15 अप्रैल 1989 से लेकर जून 4 1989 तक, और वहां पे जब ये प्रोटेस्ट चले तो नेचुरल डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट कंट्री छोड़ेगी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी अगर कहीं पे पावर में आ गई तो अपनी पावर छोड़ेगी नहीं जब तक उसको फोर्सिबली रिमूव न किया जाए, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके हाथ में आर्मी है, सब कुछ है। और उस टाइम पे ये अपने टैक्स लेके आ गए, और टैक्स से लोगों को कुचल दिया, गोलियां मार दी, हजारों लोगों को का नरसंहार कर दिया चाइना ने, और उसके बाद ये टोटल कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो चाइना के अंदर मैं नहीं समझता किसी भी टाइप के प्रोटेस्ट उनको ज्यादा देर तक टॉलरेट किया जाएगा, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है, और नेचुरली देखा जाए तो ये रिपीट है। और देखिए अभी मैंने कहा जैसे अभी आज सिचुएशन है, यहाँ पे कोविड की बात अलग है, लेकिन दूसरी बातें हैं कि एक तो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनकी 3rd टर्म स्टार्ट हो गई, और वहां के लोग नहीं चाहते थे कि वो 3rd टर्म में बैठे, और वहां पे उनकी टर्म के टाइम में चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल डूबने जा रही है। ये जरूर है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसकी इकोनॉमी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया से कम 5 गुना ज्यादा है उनकी इकोनॉमी, 15 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और लेकिन चाइना का जैसे पैसा डूब रहा है वर्ल्ड के अंदर, चाइना के अंदर शॉर्टेज है फूड और खाने की चीजों की, लेकिन साथ में चाइना के जैसे हमारे बॉर्डर पे के ऊपर चाइनीज खड़े, उसका भी खर्चा आता है। ताइवान के ऊपर वहां पे सिचुएशन चल रही है, फुल फोर्स में है चाइनीज। तो चाइना के अंदर जो भी प्रोटेस्ट है उसको मैं सोचता हूँ कि ये गवर्नमेंट सप्रेस करेगी या उसको डिफ्लेक्ट करेगी, सप्रेस करके इनको मार देगी, जेल में डाल देगी। वहां कौन पूछता है, जब कोविड का टाइम है उनको देखा जाए, हमने बहुत से वीडियो देखे हैं, उनको छोटी छोटी कैबिन में रखा गया जहां पे वो बैठ के खड़े नहीं हो सकते, और उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा। और अभी जैसे आपने इंसिडेंट बताई, एक आग लगी जैसे एक सोसाइटी के अंदर, वहां से लोगों को बाहर आने की परमिशन नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर से उनके जो कंपाउंड था उसको लॉक किया हुआ था, और वहां पे आग में जल के 10 लोग मर गए।
तो चाइनीज ने इस पे अनाउंस किया कि हमारा एक आदमी मरा है, पर जब बाद में लोगों को पता चला 10 लोग मर गए और कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, और सब लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि यहाँ तो हम सुरक्षित भी नहीं है। पहले भी गलवान में जब इंसिडेंट हुई थी तो चाइना ने ये कहा था कि उनके कोई आदमी नहीं मरा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके 70 आदमी उन्होंने क्लेम किया कि वो मर गए हैं। उससे भी काफी लोगों के अंदर गुस्सा था। तो चाइना की जो आज सिचुएशन है, मैं सोचता हूँ इंडिया के लिए तो मैं कहूंगा बेटर है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ चाइना बहुत ज्यादा साजिश करता है, पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश करता है, बॉर्डर पे हमारे को डिस्टर्ब करता है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी लेके आता है, फिर जो कम्युनिस्ट इंडिया के अंदर उनको सपोर्ट करता है, जो इंडिया को डिस्टर्ब करने के चक्कर में लगे रहते हैं, फिर इंडिया के अंदर मिलिटेंसी किसी भी तरीके से चाइना करने की कोशिश करता है। फिर अगर हम कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं तो चाइनीज स्पाई शिप हमारे ओशन में आ जाते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। उनके पास 10-10 स्पाई शिप्स हैं, इंडिया के पास एक है, यूएस के पास 2 है। तो चाइना का जो एक एटीट्यूड है, देखिए जब मैं एक और बात कहूंगा, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो पीएम मोदी की 5 विजिट हुई थी चाइना की अपने पहले टेन्योर के अंदर। 5 टाइम्स ही विजिटेड चाइना, और एक बार वुहान गए थे जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया था यूएस का इशू डिस्कस करने के लिए। ट्रेड के बैरियर लगाए थे यूएस ने इनके ऊपर, और दोनों की 11 मीटिंग्स हुई थी। और पीएम मोदी का यह था कि चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे तो हमारे को सिक्योरिटी का फायदा होगा, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट संभल जाएगा। लेकिन चाइना ने उसके बाद जिस तरीके से बॉर्डर पर फोर्सेस को भेज दिया, तब से पीएम मोदी ने अवॉइड किया। पीएम मोदी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, वो हैंडशेक हुआ था G20 के समिट के अंदर, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि जब हमारे यहाँ पे समिट हो नेक्स्ट ईयर तो चाइनीज प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए। तो लेकिन मैं पीएम मोदी की एक बात की जरूर तारीफ करूंगा कि पीएम मोदी ने अपने शटर्स डाउन नहीं किए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी गए चाइना में, तो चाइना के अंदर जाके एग्रीमेंट कर रहा है बॉर्डर सेटलमेंट का। क्या हुआ, चाइना ने सिक्किम को मान लिया इस पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत को मान लिया पार्ट ऑफ चाइना, जो इंडिया के लिए आज भी एक मुसीबत बना हुआ है। अदरवाइज इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता था तिब्बत के ऊपर, लेकिन मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं की। चाइनीज प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए, पीएम मोदी ने उनको होस्ट किया। लेकिन ये लोग उस टाइप के हैं कि किसी की भी हॉस्पिटलिटी को नहीं समझते, किसी की दोस्ती को नहीं समझते, जो कम्युनिस्ट है। और इसीलिए आज हमारे बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ। जी सर, एक बड़ी खबर आई थी, मेरा ध्यान उस पर भी गया। दरअसल अभी हाल ही में चाइना ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। मतलब उसने एक चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम का एक गठन किया है, और उसकी बैठक हुई है, और वो कहाँ हुई है ये नहीं मालूम है, हुई है। और उसमें आप देखिए, आप हैरान होंगे कि उसमें जितने भी देश हैं उनके आसपास समुद्र है, लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया है कि नेपाल तक को शामिल किया, जब नेपाल के आसपास कोई ओशन नहीं है। अफगानिस्तान तक को उसमें शामिल किया है, लेकिन भारत को शामिल नहीं किया उसमें, जबकि भारत असली वो उसका वो है, तरह से भारत का दावा है, वहां पर भारत है। तो ये जो साजिशें कर रहा है मतलब भारत को हमेशा ये जो सीक्रेट मीटिंग की, इस पर भारत को न बुलाया जाना, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है चीन की। देखिए, चाइना जो है ना इस रीजन के अंदर इंडिया को अपना मेन एनिमी मानता है। उसको पता है इंडिया कैसी कंट्री है। उसमें पाकिस्तान को बुलाया है। देखिए, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को यूज करता है, वहां पे पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के खिलाफ। फिर जहां तक नेपाल की बात है, वहां भी ये कोशिश कर रहा था इंटरफेयर करने की। जब पीछे केपी ओली की गवर्नमेंट थी नेपाल के अंदर, उसको इन्होंने बहुत यूज किया इंडिया को हरास करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट है वो दुबा की गवर्नमेंट है, जो नेपाली कांग्रेस के हैं, साथ में प्रचंड पहले जो कम्युनिस्ट थे वो भी उनके साथ हैं, और वो इस टाइम पे भारत के साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पे नेपाल में जो काम होगा उसको मुझे लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि दियोबा की बहुत ज्यादा क्लोजनेस है अमेरिका के साथ भी। और चाइना की एक पॉलिसी रही है, इंडिया को उसने अलग अलग इश्यूज में उलझा करके इंडिया को सी पे घेरना शुरू कर दिया था। जैसे इनका स्ट्रिंग ऑफ, जिसको कहा जाता है इनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इन्होंने बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग पोर्ट के अंदर अपना डेवलपमेंट का काम लिया, और उसके बाद इन्होंने म्यांमार का जो पोर्ट है वहां पे स्वीते पोर्ट है, वहां पे भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट की। फिर इन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पे इन्वेस्टमेंट की, और वो 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। फिर ये मालदीव्स और सेशल्स, वहां पे भी इन्होंने एंट्री शुरू कर दी थी, वहां पे भी अपनी बेस बनाने की पूरी तैयारी की थी। उसके बाद पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, वहां पे इनका नेचुरली बेस बनने की पूरी तैयारी है। तो इन्होंने इस तरीके से इंडिया को सी पे पूरा घेर दिया था। लेकिन
पीएम मोदी के आने के बाद ये सारे के सारे जो इनका घेराव था स्ट्रिंग ऑफ पल्स का, उसको पीएम मोदी ने चेंज करके बना दिया स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी कि चाइना को पूरा काउंटर कर दिया। चाइना को इंडिया से डर ये है कि जो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है और जो हमारा मालाबार स्टेट, मालाबार स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का, वो 4.5 किलोमीटर चौड़ा है। उनको डर है कि इंडिया इसको कभी भी स्टॉप कर सकता है। जब गलवान के अंदर हमारा फेस ऑफ हुआ था चाइना के साथ और उन्होंने हमारे 20 सोल्जर्स को जून के अंदर मार दिया था, वो जरूर बात है कि इंडिया ने उनके 70 सोल्जर मार दिए। तो इंडिया ने इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया और 2 अपने वारशिप्स वो मलक्का स्टेट तक भेज दिए, और इसकी वजह से पाकिस्तान, चाइना का कोई भी शिप आज आने जाने में उसको दिक्कत थी और इंडिया उनको रोक सकता है, क्योंकि जो मलक्का स्टेट है यहाँ से चाइना के 80% जो ट्रेड है यहाँ से पास आउट होती है, और इसीलिए इंडिया ने काम किया। और इसके बाद चाइना जरूर ढीला पड़ गया, और चाइना इसीलिए इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश करता है। हमारी शुरू से एक पॉलिसी थी, हम कहते थे पाकिस्तान इज इंडिया एनिमी नंबर 1, लेकिन 2008 में जब फर्नांडिस हमारे, उससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट के अंदर कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। उसके बाद जो आपके मुलायम सिंह यादव, उन्होंने 2015 में स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने 2017 में जब हमारा चाइना के साथ फेस ऑफ चल रहा था बॉर्डर पे, तब ये स्टेटमेंट दी कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने इस टाइप की स्टेटमेंट दी। लेकिन पीएम मोदी जब पावर में आया तो पीएम मोदी का जो मेन अटेंशन था वो था चाइना की तरफ। हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, कि हम चाइना को देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उस पॉलिसी को चेंज करके कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हम चाइना के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और आप देखिए जब पीएम मोदी पावर में आया था तो पहले विजिट उनकी कहाँ थी? भूटान की थी, जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है। दूसरी विजिट कहाँ थी? नेपाल की, जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है। फिर फिजी की, जो जहाँ पे चाइना अपनी नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा था वनातुआ आइलैंड के अंदर। फिर पीएम मोदी विजिट किए सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका, जो इंडिया के बैकयार्ड में थे, ताकि यहाँ पे चाइनीज की प्रेजेंस को हटाया जाए। फिर आप देखिए 2015 या 16 में पीएम मोदी की विजिट हुई थी श्रीलंका की और हम्बनटोटा, जो वहाँ का बांग्लादेश की, और जो वहाँ का पोर्ट था बांग्लादेश का, वहां पे पीएम मोदी ने उनसे परमिशन ली कि हमारे शिप्स भी आ सकेंगे। और बांग्लादेश के 3 पोर्ट से जिसके ऊपर इंडिया ने काम करना शुरू किया, बांग्लादेश ने पोर्ट इंडिया को दे दिए डेवलपमेंट के लिए, और 2 पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, एक कर रहा है जापान इंडिया की मदद से। तो हमने जो चाइना का जो काम था उसको पूरा काउंटर किया। और आज अगर अमेरिका हमको पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि हमारी प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर, और साथ में हमारे पास चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी है। यानी कि जो हम चाइना अगर यहाँ से बाहर आता है अपने एरिया से, अपने सी से, तो उसके बाद हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है, जहाँ पे इंडिया ने बहुत बड़ा अपना नेवल बेस बना लिया है। और दूसरा नेवल बेस बनाया है उन्होंने कर्नाटका के ऊपर, कि इनका अगर कोई शिप या ट्रेड जाएगी उसको इंडिया रोक सके। तो अगर चाइना ऐसी भी कोई अपनी मीटिंग करता है तो नेचुरली इंडिया को टारगेट करने का उसका पर्पस है, और इंडिया उसके लिए पूरा तैयार है। इंडिया ने पूरी तैयारी की है, और इसलिए हम चाइना के अगेंस्ट कोई भी उनकी अगर कॉन्स्पिरेसी, उसको डील करने के लिए पूरे सफिशिएंट है। एक और बात मैं कहूँगा आपको कि चाइना पहले इंडिया के हमेशा बॉर्डर के अंदर घुस जाता था, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपका लेह लद्दाख हो। जी। लेकिन जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं, चाइना को वहीं रोक दिया गया है। जैसे हमारा स्टैंड अप चल रहा है लेह लद्दाख पे चाइना के साथ, तो चाइना के कुछ फोर्सेस हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुसी थी, उनको इंडियन फोर्सेस ने घेर के अरेस्ट करके रख लिया। और उसके बाद जब चाइना ने रिक्वेस्ट की तब उनको छोड़ा और कह दिया कि दोबारा हमारे एरिया में ना घुसे। तो हम पूरे तरीके से तैयार है चाइना को डील करने के लिए। जी, कुल मिला के सर ये है कि चाइना में बीते 24 घंटे की खबर है कि 43,000 से ज्यादा कोविड के केस सामने आ चुके हैं। बेरोजगारी की दर 18.7% तक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था तबाहाल है। और आंकड़े क्योंकि पूरी तरह बाहर नहीं आते, लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोविड के चलते। और चाइना की जो सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है लोगों को, उससे भी। तो फिलहाल सर ये स्थिति है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमको, और एक बार फिर आपसे किसी मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।